नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ दोस्तों, प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बनाता है, प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बनाता है। मैं आपकी की ही बात करता हूँ दोस्तों, गैरों की नहीं। मैं आपकी ही बात करता हूँ दोस्तों, गैरों कोई की नहीं। प्रेम ही मनुष्य को भगवान बनाता है, प्रेम ही मनुष्य को भगवान बनाता है। जी हाँ दोस्तों, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, न पैसा लगता है न खर्चा कर लगता है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके बीच हम लेकर आए हैं साइंस के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न आपको 2022 के बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनाएंगे और यही प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में आएंगे। इन प्रश्नों में आप बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव को भी हल कर पाएंगे दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा आज आपको होने जा रहा है दोस्तों। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बिना स्किप किए पूरी की पूरी वीडियो को देखेंगे दोस्तों, और इस वीडियो में आपको मोटिवेशनल शायरी का तड़का भी मिलेगा दोस्तों। साथ ही साथ कम से कम 25 से 30 नंबर का आप हकदार हो जाएंगे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे दोस्तों। और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अगले सेगमेंट पर और लेते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। आपके बीच ये रहा दोस्तों, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? जी हाँ दोस्तों, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? लैंगिक जनन एक उच्च विकसित प्रक्रिया है तथा अलैंगिक जनन में इस अनेक लाभ है। लैंगिक जनन में दो भिन्न तथा लैंगिक असमानता वाले जीवों से आए युग्मकों का संलयन होता है। इस प्रकार के जनन में संतति के गुणों में भिन्नता पाई जाती है और वर्गों के नए संयोजन के अवसर बढ़ते हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में भी जाति के अस्तित्व को रखने में सहायता करती है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम लोग बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में जो क्या होता है, जो भी संतान उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से आते हैं? आधा क्या होते हैं दोस्तों, फीमेल यानी कि माता से, और आधा कहाँ से आते हैं? मेल यानी पिता से आते हैं। और इससे क्या होता है कि बेटर सर्वाइवल उस जो ऑर्गेनिज्म में होता है वो वेरिएशन आता है, जिससे वो आने वाले विशेष परिस्थिति या विपरीत परिस्थितियों के लिए वो क्या होता है कि अच्छे से सर्वाइव कर पाता है, अपने अस्तित्व को बनाए रख पाता है अच्छा से। और अलैंगिक करने वाले जीव में ऐसी नहीं होती है, क्योंकि वो समसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होते हैं। उसमें जो गुणसूत्र माता पिता में रहते हैं वो सेम आते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, एक माता और पिता का एक कॉम्बिनेशन आता है। इससे विकासवाद को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। आज हम मनुष्य बंदर से उत्पन्न इसलिए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि लैंगिक जनन हुआ करता था बंदरों में, जिससे कुछ वेरिएशन आया और नए जीवों की उत्पत्ति हुई, जिसके फलस्वरूप हम आज इस संसार में मनुष्य के रूप में क्या है, मौजूद हैं दोस्तों। तो लैंगिक जनन का काफ़ी सारा लाभ होता है। लैंगिक जनन करने वाले जीव में जो नए गुण आते हैं वो उसको अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज़्यादा उसको उपयोगी होते हैं। इससे नए प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। वो जीव किसी भी विपरीत परिस्थिति में आसानी से अनुकूलित हो जाते हैं। और लैंगिक जनन क्या होता है दोस्तों, विकासवाद को बढ़ावा देता है। कैसे? क्योंकि नए नए प्रजातियों की ये उत्पत्ति करता है। इसलिए लैंगिक जनन किस जीवों में होती है दोस्तों? उच्च कोटि के विकसित जीवों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि। और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया किस में होती है दोस्तों? निम्न कोटि के जंतुओं जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब जीवों में होती है। तो लैंगिक जनन क्या है दोस्तों? अच्छा है, बेहतर है। अलैंगिक जनन के तुलना में इसके कई सारे लाभ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा दोस्तों हमारे
मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? जी हाँ दोस्तों, मानव में शुक्राणुओं का निर्माण, जो नर जनन इकाई होता है जिसे हम लोग मेल गैमिट कहते हैं दोस्तों, वो वृषण के द्वारा ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होते हैं। ये एक प्रकार का एंड्रोजन या नरलिंग हार्मोन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एंड्रोजन या नरलिंग हार्मोन भी बोलते हैं, जो शुक्राणुओं के उत्पादन में मदद करता है। तथा लड़कों में यौनारंभ के लक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स बोलते हैं दोस्तों। जैसे चेहरे पर बालों का आना, कांख और गुप्तांगों में बालों का आना, आवाज का मोटा होना। आवाज इसलिए मोटा होता है दोस्तों कि ये जो यहाँ पर होता है हमारा, ये एडम्स एप्पल ये निकल जाता है पुरुषों में। ये क्या है दोस्तों? ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स है, मूंछ और दाढ़ी आ जाते हैं। ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, हम उन करेक्टर्स को, उन गुणों को कहते हैं जिसके द्वारा बाहर से ही मेल और फीमेल के बीच में हम विभेद कर सके। जैसे मेल और फीमेल को हम लोग देखेंगे, जो एक परिपक्व मेल और फीमेल है, तो मेल में हम लोग देखते हैं दाढ़ी मूंछ को, और देखते हैं फीमेल में देखते हैं हम लोग उसके ब्रेस्ट को देखते हैं दोस्तों, जिससे हम पता कर पाते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल। वही होता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, जिससे कि बाहर से ही हम पता कर पाएं। तो मनुष्य में वृषण के क्या कार्य हैं दोस्तों? ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है। शुक्राणु क्या होता है दोस्तों? नर जनन इकाई, मेल गैमिट्स होता है। वो मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स मिलकर के क्या बनता है? बच्चे की उत्पत्ति होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या नर जनन हार्मोन का उत्पादन करता है, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, जैसे चेहरे और गुप्तांगों पर कांख में बाल आना या आवाज़ का मोटा हो जाना, ये सारे चीज़ों को वो कंट्रोल करती है। और जो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये वृषण की संख्या जो मनुष्य में है, जो सामान्य तौर पर 2 होती है, कुछ मनुष्य में 1 भी होती है। और देहाती भाषा में हम दोस्तों वृषण को क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रोसिल। कई लोगों के हाइड्रोसिल में पानी भर जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसे ऑपरेशन करके निकाला जाता है। तो हाइड्रोसिल हमारे लिए क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उसी के द्वारा हम क्या बन पाते हैं? पिता बन पाते हैं। कोई पुरुष क्या बन पाते हैं दोस्तों? पिता बन पाते हैं, क्योंकि शुक्राणु से ही क्या होता है? कोई पुरुष पिता बनने के योग्य हो पाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, ऋतुस्राव क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण के लिए तैयार रहता है, परंतु यदि अंड कोशिका का निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति मांसल एवं निषेचित हो स्पंजी हो जाती है, और निषेचन न होने के कारण यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रम को ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि 2 से 8 दिन की होती है। जो बाहर निकलता है जो स्राव, उसकी अवधि 2 से 8 दिन तक की होती है। लेकिन यदि हम लोग इसको डिटेल्स में जानें तो जितने भी महिलाएं होती है, जो किशोरी होती है, वो 10 से 12 साल के बाद क्या होता है दोस्तों? उसमें ऊजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गर्भाशय प्रत्येक महीने में प्रत्येक 28 दिन पर क्या करता है दोस्तों? एक अंडाणु को निकालता है। प्रत्येक 28 दिन पर क्या करता है? गर्भाशय एक अंडाणु को निकालता है। वो अंडाणु कहाँ पहुंच जाती है दोस्तों? फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है दोस्तों? फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाती है। यदि उस अंडाणु का निषेचन शुक्राणु से नहीं हुआ, यदि उस अंडाणु का निषेचन शुक्राणु से नहीं हुआ, तो वो स्त्री या वो लड़की या वो महिला क्या हुई? प्रेग्नेंट नहीं होती है, और वो अंडाणु क्या हो जाता है? धीरे धीरे रक्त और म्यूकस के साथ टूटकर बाहर निकलने लगता है। जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ऋतुस्राव कहते हैं, या मासिक चक्र कहते हैं, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, या मंथली साइकिल कहते हैं, या एमसी कहते हैं, या रजोधर्म कहते हैं। कई सारे नाम हैं दोस्तों। तो जहाँ तक अतिरिक्त जानकारी की सवाल है, तो पहले ऋतुस्राव को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मीनार्क बोलते हैं। पहले ऋतुस्राव को क्या बोलते हैं दोस्तों? मीनार्क, MINARCH, मीनार्क। और इसको हम लोग और अंतिम में जो ये होता है दोस्तों, 45 से 50 साल होते होते क्या होता है? ऋतुस्राव समाप्त हो जाता है महिला में। उसको हम लोग बोलते हैं रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज। उसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज। और पहले इसको क्या हम लोग बोलते हैं? रजो दर्शन या मीनार्च। क्या बोलते हैं दोस्तों? रजो दर्शन या मीनाज। हिंदी में रजो दर्शन
पहला मासिक चक्र जो किसी भी लड़की में जो 10 से 12 साल की उम्र की होती है, उसमें जो पहला मासिक चक्र होता है दोस्तों, उसको हम लोग रजोदर्शन कहते हैं। और जो उस मीनार का अंग्रेजी में, और जो अंतिम मासिक चक्र होता है 45 से 50 साल की उम्र में किसी स्त्री में, उसको हम लोग रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। उसके बाद जब वो रजोनिवृत्ति हो जाती है तो वो महिला क्या होता है दोस्तों, अंडाणु नहीं उत्पन्न करती है, उसका मासिक चक्र खत्म हो जाता है, ऋतुस्राव खत्म हो जाता है और वो मां नहीं बन सकती। ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं कि एक महिला अपने जीवन काल में 450 तक अंडे उत्पन्न कर सकती है। ये अंडे कितने दिन में उत्पन्न होते हैं दोस्तों, 28 दिन में। तो काय सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर निकल के सामने आ जा रहे हैं। सिंपल सा बात है, 10 से 12 वर्ष की उम्र में जो किशोरियां हैं वो अपने अंदर में क्या करती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी को ग्रहण कर लेती है और उनके अंदर में अंडाणु जनन या oogenesis की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और एक अंडाणु प्रत्येक 28 दिन पर वो गर्भाशय निकालता है। वो अंडाणु फेलोपियन नलिका में आती है, फेलोपियन ट्यूब में आती है। यदि उसका निषेचन नहीं हुआ तो वो अंडाणु या वो ओवम रक्त के साथ और म्यूकस के साथ टूटकर बाहर चली जाती है। जो जिस टूट के निकलने का समय 2 से 8 दिन तक होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म या मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल कहते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को होने में 1 महीने का समय लगता है, निकलने से लेकर टूटने तक, जो 28 दिन का होता है एक्चुअल। इसे हम लोग इसलिए मासिक चक्र के भी नाम से जानते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नकरणीय। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिसको सूक्ष्म जीव या जीवाणु विषाणु आसानी से तोड़ देते हैं या अपघटित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो जैव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं दोस्तों, जैसे कपास, लकड़ी, कागज, ऊन इत्यादि। इसके विपरीत यदि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको कि सूक्ष्म जीव या एंजाइम तोड़ नहीं पाते हैं, वो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ अनबायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। ये जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, डीडीटी इत्यादि। ये क्या करते हैं दोस्तों, मिट्टी में पोल्यूशन करते हैं, सॉइल पोल्यूशन के लिए ये जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। तो बायोडिग्रेडेबल हमारे लिए अच्छे हैं और अनबायोडिग्रेडेबल खराब हैं दोस्तों। तो हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न को। ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैव निम्नकरणीय पदार्थों के अपघटन के प्रक्रिया के दौरान बदबूदार गंध और कुछ हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती है, जो आसपास के जीवों के लिए समस्या पैदा करती है। अपघटन के दौरान यह मच्छर, कीड़े मकोड़े एवं अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रजनन के लिए स्थल बन जाते हैं, जो कोलेरा, दस्त जैसी घातक बीमारियों के लिए जिम्मेदारी। ये 2 हानिकारक जो चीज हो गया जैव निम्नकरणीय पदार्थों के, लेकिन इसका एक लाभ भी है दोस्तों। जैव निम्नकरणीय पदार्थों का क्या लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। भू रासायनिक चक्र क्या होता है दोस्तों, भू रासायनिक चक्र। जो भी कोई भी पेड़ पौधे, मान लीजिए एक पत्ता पेड़ में है, तो उसने मिट्टी से पोषक तत्व को लिया, अब वो पत्ता फिर टूट के मिट्टी में चला गया, उसने बैक्टीरिया ने उस पत्ते को अपघटित कर दिया, तो उस पत्ते में जो पोषक तत्व थे वो पुनः कहाँ पहुंच गए दोस्तों, मिट्टी में पहुंच गए। इस प्रकार से किसी भी जीव के द्वारा या हम लोग नहीं उत्सर्जित पदार्थ निकालते, वो अपघटित होकर के कहाँ पहुंच जाता है, मिट्टी में पहुंच जाता है। और अल्टीमेटली हम लोग लेते कहाँ से, पेड़ पौधे से ही लेते हैं। तो इस प्रकार किसी भी रासायनिक पदार्थ का जीवों के द्वारा और मिट्टी के बीच, जीव और मिट्टी के बीच में एक चक्र चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भू रासायनिक चक्र। यही कारण है कि जब भी कोई खेत वगैरह में हम लोग जो खरपतवार को सड़ाते हैं, तो भू रासायनिक चक्र के ही कारण क्या होता है, वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ का एक बहुत बड़ा लाभ है दोस्तों। यहाँ पर तो बताया गया कि बदबू फैलती है और बीमारी फैलती है, 2 हानियों को बताया गया, एक बीमारी को बताया गया, एक बदबू को बताया गया। लेकिन एक लाभ भी क्या है कि दोस्तों, कि जैव निम्नकरणीय पदार्थों का अपघटन होता है, जिससे क्या होता है, पोषक तत्वों का, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। चॉप्सिन का मग होता है, CHOP, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर फास्फोरस, S फॉर सल्फर, K फॉर पोटेशियम, का फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम। ये तत्व की जरूरत पड़ती है पौधों को, चॉप्सिन का मग बोलते हैं उसको दोस्तों शॉर्टकट में। तो इन पदार्थों का भू रासायनिक चक्र किससे चलता है, ये जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, इसलिए चल पाता है दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके भी 2 ऐसे तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं।
तो अजीब निम्नकरणीय पदार्थ जैसे डीडीटी, बीएससी, ये सब हो गया, इसको तोड़ नहीं पाते तो ये क्या करते हैं, जो आहार श्रृंखला में चले जाते हैं तो वहाँ पर जैविक आवर्धन कर देते हैं, ट्यूमर, कैंसर जैसे बीमारी को जन्म देते हैं, श्वसन वगैरह में संक्रमण कर देते हैं, और ये इसका सबसे प्रदूषण को उत्पन्न कर देते हैं, भूमि प्रदूषण कर देंगे, जल प्रदूषण कर देंगे। और ये सारे पदार्थ जो अनेक निम्नकरणीय पदार्थ है, ये जब भी आहार श्रृंखला में चले जाएंगे दोस्तों, आहार श्रृंखला में चले जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पर ये पदार्थ क्या करेंगे, ये जैविक आवर्धन करेंगे, इनका मात्रा अगली पीढ़ी में बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि जीवों की संख्या घटते चली जाती है। जैसे 100 सांप को 100 कीड़ों को 10 मेढक खा रहा है, 10 मेढक को 5 सांप खा रहा है, 5 सांप को 1 गरुड़ खा रहा है। यदि 100 कीड़ों पर हमने डीडीटी का 100 ग्राम छिड़काव किया तो वो डीडीटी 100 ग्राम 10 मेढक में आएगा, 5 सांप में आएगा और 1 बाज में चला जाएगा, तो वो 1 बाज के लिए ये डीडीटी काफी नुकसान, इसी को हम लोग बोलते हैं जैविक आवर्धन। तो जैविक आवर्धन में भी ये दिक्कत करता है, जिससे कई सारी बीमारियां होती है। आजकल लोग कहते हैं कि हम लोग खाद वगैरह वाला सामान खा रहे हैं जिससे बीमारी, वो जैविक आवर्धन के कारण बीमारी हो रही है दोस्तों। तो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या कर रहा है, प्रदूषण कर रहा है मिट्टी का, जैसे प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, और बहुत सारे कैंसर, ट्यूमर जैसी बीमारी को जन्म दे रहा है, और जैविक आवर्धन को भी जन्म दे रहा है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये रहा आपके बीच, समजात तथा समरूप अंग को उदाहरण देकर समझाए। जी हाँ दोस्तों, समजात अंग हम लोग होमोलोगस बोलते हैं। लोकस मतलब होता है उत्पत्ति, जहां से निकलता है, यानी कि ऐसे अंग जिसकी उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य भिन्न भिन्न करे। जैसे हम अपने हाथ को ले लें और गाय के अगले पैर को ले लें, तो वो पैर का काम कर रहा है और हम लोग हाथ का काम कर रहे हैं, तो उत्पत्ति तो दोनों की कंधे के पास से ही हुई है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, अलग अलग। तो इसको हम लोग बोलते हैं समजात अंग। जात मतलब जन्म, जात मतलब क्या होता है दोस्तों, जन्म। जन्म उसका समान है लेकिन कार्य क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। पक्षी के पंख, मेढक की टांगे, मनुष्य के हाथ आदि उत्पत्ति और आंतरिक संरचना में समान है, जबकि कार्य में अंतर है। उसी तरह से समरूप, एनालोगस, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एनालोगस, जीव जंतु के वो अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना समानता नहीं होते हुए भी उनके कार्य समान, यानी उत्पत्ति असमान लेकिन कार्य क्या है, समान है। जैसे पक्षी और चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख आगे लगे होते हैं थोड़ा सा, और चमगादड़ का पूरे शरीर में लगा होता है, तो उत्पत्ति तो असमान हो गया, लेकिन दोनों क्या करते हैं दोस्तों, उड़ने का ही काम करते, काम सेम करते हैं। तो इस तरह से समजात अंग उत्पत्ति समान और कार्य भिन्न, और समरूप अंग उत्पत्ति भिन्न और कार्य समान। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये रहा आपके बीच, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देकर विभिन्न पोषी स्तर को बतलाइए। जी हाँ दोस्तों, जहां भी आहार श्रृंखला चलती है, कोई भी जीव ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं किसी भी परितंत्र में। इस प्रकार एक आहार की श्रृंखला चल जाती है जिसे हम लोग आहार श्रृंखला करते हैं। तो आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण में जीव के द्वारा पोषण होता है, जिसे पोषी स्तर करते हैं। सबसे पहला तो हरे पौधा होता है, जैसे यहाँ घास है दोस्तों, ये प्रथम पोषी स्तर होता है। हरे पौधे को खाने वाला कीट या शाकाहारी जीव द्वितीय पोषी स्तर होता है, उसको खाने वाला कोई भी मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर, उसके बाद चतुर्थ पोषी, इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है। इसी को यदि हम लोग बात करें तो ये उत्पादक कहलाता है दोस्तों, ये उत्पादक, और ये सारे हो गए उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक। और पोषी स्तर का बात करें तो ये पहला पोषी स्तर, ये दूसरा पोषी स्तर, ये तीसरा और चौथा पोषी स्तर। पर जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप पेड़ पौधे से ही शुरू कीजिएगा, और अब जब उपभोक्ता कह के आएगा तो पहला वाला उत्पादक कहलाता है दोस्तों, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव काफी सारे आते हैं। तो कहने का अर्थ है कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पोषी स्तर। यहाँ पर एक परितंत्र, एक जंगल के आहार श्रृंखला को दिया गया, जिसमें 4 पोषी स्तर को दिखाया गया। कितने पोषी स्तर को दिखाया गया, 4 पोषी स्तर। घास प्रथम पोषी स्तर में है, कीड़े दूसरे पोषी स्तर में, मेढक तीसरे में है, और पक्षी गरुड़ चौथे में है दोस्तों। तो इसे पोषी स्तर या ट्रॉपिक लेवल्स हम लोग बोलते हैं। और ये हमारा क्या चीज का उदाहरण है दोस्तों, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला भी काफी महत्वपूर्ण है हमारे सिलेबस के लिए। तो आहार श्रृंखला आपको भी यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि परितंत्र में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कोई भी जीव दूसरे जीव का भक्षण करते हैं, जिससे आहार की एक श्रृंखला चल जाती है, जिसे हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि
गरुड़ ने मेढक को खाया, मेढक ने कीट को और कीट ने पौधे को। इस तरह से पौधे से ऊर्जा कहाँ गई, गरुड़ के तरफ गई, कीट मेढक होते हुए। इसी को हम लोग आहार श्रृंखला भी बोलते हैं। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है दोस्तों, एक ही दिशा में होता है, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि मेढक कभी भी गरुड़ को नहीं खा सकती, कीट कभी भी मेढक को नहीं खा सकता दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच दोस्तों, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं। कचरा निपटान की समस्या को कम करने और पुनर्नवीनीकरण वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देकर जैव न्यूनीकरण तथा अजैव न्यूनीकरण को अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके अजैव अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्र करके। जी हाँ दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स है, लेकिन इसको एक बार में एक ट्रिक के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं 3R का सिद्धांत। क्या बोलते हैं दोस्तों, 3R का सिद्धांत। कचरा निपटान में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3R का सिद्धांत। पहला R का मतलब हुआ दोस्तों रिड्यूस। क्या हुआ दोस्तों, रिड्यूस मतलब कम उपयोग। रिड्यूस मतलब क्या हुआ दोस्तों, कम उपयोग। दूसरा रीयूज मतलब पुनः उपयोग। मान लीजिए आपके पास एक डब्बा में कुछ लेकर के आए और वो डब्बा बिस्किट खा लिया और वो डब्बा बच गया, उसमें दूसरे सामान रखने लगे, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, रीयूज। रिड्यूस मतलब कम उपयोग, रीयूज मतलब पुनः उपयोग, और रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण। जैसे हम लोग कबाड़ी में बेच देते हैं लोहा लगकर, फिर उससे सामान बच जाता है। तो ये हम 3R का सिद्धांत का उपयोग करेंगे तो इससे कचरा निपटान की समस्या में हम लोग योगदान दे सकते हैं। कचरा को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। रीयूज करेंगे तो भी कचरा कम होगा, रिसाइकल करेंगे तो भी कचरा कम होगा। इसके अतिरिक्त जो ये पुनर्जीवीकरण, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये क्या है कि बहुत ही अच्छा और उपयोगी पॉइंट्स है, बहुत ट्रिक है 3R का सिद्धांत। आजकल एक और इसमें जुट गया है दोस्तों, रिफोर्समेंट, दूसरे को प्रेरित करके भी। लेकिन ये 3R का सिद्धांत बहुत यूनिवर्सल है। रिड्यूस मतलब कम उपयोग, रीयूज मतलब पुनः उपयोग, और रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण। इसके द्वारा हम लोग कचरा को कम कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये रहा आपके बीच, ओजोन क्या है, यह किस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से ओजोन बनता है। ये वायुमंडल के उच्चतम स्तर पर परावैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से बनती है। उच्च ऊर्जा वाले परावैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु स्वतंत्र संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। वायुमंडल के उत्तरीय स्तरण में ओजोन आवश्यक कार्य संपादित करती है। सूर्य से आने वाले परावैंगनी किरण को पृथ्वी से सुरक्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गई ओजोन के बारे में किताबी बातें। अब आप कॉन्सेप्ट को जान लीजिए दोस्तों। ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु मिलते हैं O3, ये ओजोन होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु मिलते हैं तो इसे हम लोग ओजोन कहते हैं। ये जो हमारा पृथ्वी है, इसके 16 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक के बीच में, 16 से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है, जिसे हम लोग ओजोन परत के नाम से जानते हैं। इस परत का क्या योगदान है दोस्तों, तो ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परागैंगनी किरणों को और रक्त किरणों को सोख लेती है। ये परत क्या करती है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं दोस्तों, इस अल्ट्रावायलेट रे, ये क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रे यदि आएगा हमारे शरीर से टकराएगा, जीव शरीर से टकराएगा, इसको यहीं तक खत्म कर दिया, तो क्या होगा, उसमें त्वचा का कैंसर हो जाएगा, भयंकर गर्मी हमें महसूस होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ये ओजोन क्या करता है दोस्तों, अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख करके हमें त्वचा कैंसर से बचाती है, भयंकर गर्मी से बचाती है। ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, 16 से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। इसीलिए ओजोन परत को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी का सुरक्षा चक्र। क्या कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी का सुरक्षा चक्र। ओजोन को क्या कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी का सुरक्षा चक्र। ओजोन को क्या कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा चक्र। क्यों, क्योंकि इसने हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लिया और हमें और पृथ्वी के जीवों को क्या चीज से बचाया, भयंकर गर्मी से और त्वचा कैंसर से और त्वचा संबंधी विभिन्न बीमारियों से हमारी रक्षा इसने किया। इसलिए क्या इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी का सुरक्षा चक्र कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये ओजोन परत हमारे लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। और ओजोन परत में छिद्र किससे होता है दोस्तों, CFC से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो हम लोग रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर या एक एरोसोल दाढ़ी बढ़ाने वाला क्रीम आता है उसको यूज करते हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बोलते हैं। उसमें जो क्लोरीन होता है वो जाकर के इस ओजोन को
तोड़ देता है, OCl बना देता है और O2 बना देता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कम करना चाहिए। इसके लिए क्या किया गया है दोस्तों, 1987 में कनाडा की राजधानी मॉन्ट्रियल में एक समझौता हुआ, जिसके हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जिसमें यह बताया गया कि ओजोन के उपयोग को, ओजोन के उत्सर्जन को हम लोग क्या करेंगे, 2000 के ईस्वी तक जितना उपयोग करते हैं उतने पर उसको नियंत्रित करके रखेंगे। इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ओजोन परत क्या है दोस्तों, सुरक्षा कवच है, 16 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है पृथ्वी का, ये सुरक्षा कवच है दोस्तों। और इससे क्या होता है दोस्तों, इससे हम लोग ओजोन अल्ट्रावायलेट रे के हानिकारक प्रभाव से बच पाते हैं दोस्तों, और भयंकर गर्मी से भी बच पाते हैं दोस्तों। तो चलते हैं अगले सेगमेंट में। ये रहा मोटिवेशनल शायरी का सेगमेंट दोस्तों। हरे भरे पेड़ पर कभी सूखी डाली नहीं होती, हरे भरे पेड़ पर कभी सूखी डाली नहीं होती, और मुस्कुराते होंठों पर कभी गाली नहीं होती। जी हाँ छात्रों, हरे भरे पेड़ पर कभी सूखी डाली नहीं होती और मुस्कुराते होंठों पर कभी गाली नहीं होती। जो बंदा झुक जाता है प्रभु के चरणों में, जो बंदा झुक जाता है ईश्वर के चरणों में, झोली कभी उसकी खाली नहीं होती, झोली कभी उसकी खाली नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के बीच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा वादा है, RK भारती का वादा है कि फिर एक बार नए और बहुत ही उपयोगी वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।